नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं खबरदार, वो शो जहां आपको हम देते हैं पूरी खबर और पूरा विश्लेषण, साथ ही सोने का सिक्का जीतने का मौका भी। कल पूछे गए सवाल के विजेता का नाम हम आखिर में बताएंगे और पूछेंगे आज का सवाल। लेकिन आज खबरें कई हैं और बात होगी उन खबरों के तमाम पहलुओं की। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि वजह इतनी भर है या केजरीवाल ने जो फिल्म दिखाई उसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो केजरीवाल जिसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, हम उस मास्टर स्ट्रोक की पड़ताल करेंगे। इसके अलावा बिहार चुनावों में बदजुबानी की जंग अब कहां तक पहुंची और क्यों पहुंची, बात इस पर हुई। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्यों अभी आपको पंजाब जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्यों पंजाब में जिंदगी ठहर गई है। और खास तौर पर बात होगी बाबा रामदेव के नए मार्केट प्लान की, उस प्लान की जिसके जरिए बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड बाजार में नए झंडे गाड़ना चाहता है। सबसे पहले बात केजरीवाल के उस स्ट्रोक की जिसे वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के एक आरोपी मंत्री की शिकायत मिलते ही उसे बर्खास्त कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने ईमानदार छवि को मजबूत करने वाला जो दांव खेला है, उसे लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को भारतीय राजनीति में ऐसी मिसाल इक्का दुक्का ही होंगी, जब किसी मंत्री के खिलाफ शिकायत मिली और मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर उसे न केवल मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, बल्कि उसके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी हो। इस कंप्लेन को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं और ये निर्णय बहुत दुख के साथ मुझे लेना पड़ रहा है। मैं आसिम अहमद खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दरअसल सीधा मामला भ्रष्टाचार का था, जिस पर कार्रवाई की गई। केजरीवाल के मुताबिक आसिम अहमद खान के विधानसभा क्षेत्र मटिया महल में एक बिल्डिंग बन रही है। मंत्री की तरफ से इस बिल्डिंग को बनने से रोका गया और बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए। बिल्डर ने 6 लाख रुपए मंत्री को दिए, जिसके बाद बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो गया। इसकी शिकायत केजरीवाल को मिली और बतौर सबूत ऑडियो टेप भी मिला। इस टेप में बिल्डर के एजेंट और मंत्री के बीच बातचीत है। 6 तक करा दो, ये 6-7 तो उसी दिन कह गया था आपको, 3 से घिस दिया। मतलब आपको बीच में डालने से तो मुझे नुकसान होगा तरीके से, क्योंकि ये मुंह से कह गया था उस दिन। करा मैंने नहीं कहा ये तो। यार मैं झूठ बोलूंगा आपसे, कहा होगा या तो कुछ हो सकता है। मुकाल आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अस्तित्व में आई थी, तो भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई बड़ा मसला नहीं। हाँ, जिस तरह आरोपों के बिना सार्वजनिक हुए और विवाद से पहले मंत्री बर्खास्त किया गया, वो चौंकाता जरूर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं? क्या साख के संकट से जूझते केजरीवाल मंत्री की बर्खास्तगी के आश्रय साख वापस पाना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कि अपने दावे को केजरीवाल मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 2 टूक कहा कि नौकरशाह हो या मंत्री, भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई होगी। क्या केजरीवाल को अंदाजा था कि ऑडियो टेप ज्यादा वक्त तक मीडिया से छिपाया नहीं जा सकता? क्या अपने मंत्री को बर्खास्त कर केजरीवाल बीजेपी के पाले में गेंद डाल रहे हैं कि अब वो भी दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए? आज की ये कार्रवाई सबको मैसेज देगी, सबको संदेश देगी कि अगर अपने मंत्री को ये हटा सकते हैं, मंत्री का केस सीबीआई में रेफर कर सकते हैं, तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमने ये किया, अब बीजेपी अपने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाए, वसुंधरा राजे को भी हटाए। दरअसल 8 महीने में केजरीवाल सरकार जिस तरह विवादों में रही और जिस तरह उसके विधायकों ने पार्टी की छवि को धूमिल किया, उससे केजरीवाल की छवि भी कटघरे में थी। लेकिन मंत्री को बर्खास्त कर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक तो खेला ही है। तब तक जब तक आंच उनके ऊपर खुद आती, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने फैसला भी सुना दिया और यह भी कह दिया कि वो जांच भी करवाएंगे, वो भी सीबीआई से। कैमरामैन हरेंद्र के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। आसिम अहमद खान को केजरीवाल ने कैबिनेट से बाहर कर दिया और पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। आज दिन में 3:30 बजे के लगभग
मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया है और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की गई है। पार्टी ने एक बात कही कि जब तक इंक्वायरी चल रही है आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है विरोधियों द्वारा, और इस साजिश का खुलासा मैं बहुत जल्द, शायद हो सकता है कल शाम तक ही आप लोगों को कर दूंगा, क्योंकि अभी जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई रिकॉर्डिंग है या कुछ है, वो मैंने अभी तक नहीं सुनी है। वैसे आप लोगों ने मेरे बायोडाटा में पढ़ा होगा कि मैं एक कारोबारी बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो जाहिर बात है कारोबारी बात भी हो सकती है फ़ोन के ऊपर, लेकिन मैंने अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है। वैसे आसिम अहमद खान लाख सफाई दें, लेकिन जो टेप केजरीवाल ने जारी की है उसमें 6 लाख रिश्वत की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि टेप में आसिम अहमद की आवाज है। इस टेप का एक हिस्सा आप भी सुन लीजिए। ये आपने देखी साइड? हाँ गया था मैं। कितनी लग रही है आपको? वो 1-20 ऊपर नहीं है। नहीं है? नहीं, 10-15-20 गज ऊपर है बस। अच्छा, अरे 1-1 घंटा रोता होता पकाता है यार, क्या करें। 1-1 घंटे तो 1 घंटे में छोड़ा, उसमें कर लो यूं बात दुनिया भर की। मैं भाई मैं कर लेता हूँ मेरा, तो क्यों करूँ। और 5 पे अटका हुआ था। तो यार छोड़ दो शकील भाई, इतना मतलब करते करते मैं घिस दिया, इसको छोड़ दो, इसको मैं अपने आप कर लूँगा डील। इसलिए 6 तक करा दो इसको, बराबर। ये 6-7 तो उसी दिन कह गया था आपको, 3 से घिस दिया, मतलब आपको बीच में डालने से तो मुझे नुकसान होगा तरीके से, क्योंकि ये मुंह से कह गया था उस दिन। क्यों करा मैंने नहीं कहा ये तो। अरे यार मैं झूठ बोलूंगा आपसे। कहा होगा या तो कुछ हो सकता, मुगालता हूँ। नहीं मुगालता नहीं, वो उसकी इतनी मेरे सामने तो इतनी हिम्मत है नहीं बात करने की, आपको तो घिस रहा है वो। आधा कर लो। अभी तो 99 बाकी है, तो 100 की करी थी मेरी है। मैं तो कहा था यार तुम्हारा भाई आ गया, करोड़ों में खेलोगे, मैंने अभी तो 99 बाकी है। इंशाल्लाह हो जाएंगे। समझो भी तो हमारा ही कुछ नहीं हो रहा, अभी तो मतलब हम खुद लगा के बैठे हो, कुछ भी नहीं हो रहा मुझसे। अभी आधा कर लो, इंशाल्लाह कर लेंगे और कर लेंगे। खैर, परतें धीरे धीरे खुलेंगी, नजर हमारी रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अगर मुमकिन हो तो अपने कार्यक्रम को टाल दीजिए, क्योंकि किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब से आने और जाने वाली 157 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 33 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दरअसल कपास के किसान पिछले 3 दिनों से मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस राज्य में हरित क्रांति हुई और जिस राज्य से पूरे देश में खाद्यान्न की खुशहाली की रेल दौड़ी, आज वहां के किसानों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेल रोको आंदोलन करना पड़ रहा है। जिस राज्य के किसानों ने खाद्यान्न को लेकर देश की सारी चिंताएं दूर कर दी, आज वहां के किसान खुदकुशी कर रहे हैं। दिलचस्प ये कि किसानों की बदहाली का पूरा किस्सा सफेद मक्खी से शुरू होता है। सफेद मक्खी ने कपास की फसलों को बर्बाद करना शुरू किया तो सरकार ने कीटनाशक दिए। ऐसे आरोप है कि कीटनाशक की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। आरोप है कि खेतों तक मिलावटी कीटनाशक पहुंचाए गए, जिसका कोई असर नहीं हुआ। परेशान किसान खुदकुशी करने लगे और जब हालात खराब होने लगे तो किसानों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। पंजाब के 12 जिलों में किसानों ने 8 अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन चला रखा है। दिल्ली की ओर आने और दिल्ली से पंजाब जाने वाली करीब 4 दर्जन ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। दरअसल किसान पंजाब में अकाली सरकार के रवैये से नाराज हैं। मामले की शुरुआत हुई पंजाब और हरियाणा में पाई जाने वाली सफेद मक्खियों से। सफेद मक्खियों ने 6 जिलों में कपास और चावल की करीब 75% फसल बर्बाद कर दी। किसानों को 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बीच किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार से मिल रही कीटनाशक दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। किसानों के मुताबिक 10-10 बार कीटनाशक डालने के बावजूद फसल नहीं बची। सबसे दुखदायी बात है कि इस पंजाब के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार अकाली भाजपा सरकार का, जो उन्होंने एक घटिया दवाई खरीद कर वो घटिया दवाई किसानों को दी है और उसमें बहुत बड़े पैसे की हेराफेरी की है, लेन देन हुआ है। सफेद मक्खी ने जब किसानों को बर्बाद कर दिया तो बादल सरकार पर करीब 1700 करोड़ के कीटनाशक घोटाले के आरोप लगे।
तब जाकर सरकार हरकत में आई और पंजाब कृषि विभाग के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तब तक हालात सरकार के हाथ से निकल चुके थे। पंजाब सरकार ने करीब 650 करोड़ के मुआवजे का ऑफर दिया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया और सड़कों पर उतर गए। अब हालात ये हैं कि कुछ लड़ रहे हैं लेकिन कुछ हार चुके हैं और सरकार के रवैये के आगे दम तोड़ रहे हैं। बेटे के ऊपर जी अपने खुद की छाती के ऊपर हाल चला दिया। आज हमने सरकार है, क्या नहीं कर सकती? क्या किसानों का दर्द नहीं है सुन सकती? क्या पता नहीं है उनको? सब हर रोज उनके पास जाता है, खबर जाती है कि किसान इतना दुखी है, कोई बात नहीं सुनता। पंजाब के हालात ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए पंजाब की बादल सरकार कोई संजीदा कदम क्यों नहीं उठा रही? चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल किसानों के लिए सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है, बल्कि ये कि लगातार 4-5 बार छिड़काव के बावजूद इस मक्खी से निजात नहीं मिल पा रही। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कारोबार की पिच पर नई छलांग लगाई। बाबा रामदेव के देसी प्रोडक्ट अब बिग बाजार के स्टैंड्स पर नजर आएंगे। इससे फायदा दोनों को है। दोनों इस डील से 1 साल में अपनी अपनी कंपनी का टर्नओवर 7वें आस्थान पर पहुंचाने की ताक में। सफर योगाभ्यास के ऐसे ही आसनों से शुरू हुआ था। न बाबा अर्थशास्त्री हैं न कारोबारी, लेकिन हरिद्वार में बने उनके स्वदेशी उत्पादों के आगे अब बाजार भी शीर्षासन कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपए के फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी और बाबा रामदेव अब कारोबारी साझेदार हो गए हैं। फ्यूचर ग्रुप के जाने माने रिटेल स्टोर बिग बाजार में अब बाबा के उत्पाद भी दिखाई देंगे। तो हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लो प्राइस के साथ उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो स्वदेशी के काम में लगेगा, देश की सेवा में लगेगा और चैरिटेबल वर्क्स में लगेगा। वो आचार्य भाषण और रामदेव की पर्सनल प्रॉपर्टी वेल्थ नहीं हो। बिग बाजार के रिटेल स्टोर देश के 240 शहरों में है। फ्यूचर ग्रुप की प्लानिंग है कि अगले 20 महीनों में पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बेचकर 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया जाए। खुद रामदेव ने 2015-16 में 5,000 करोड़ के टर्नओवर का टारगेट रखा है। फ्यूचर ग्रुप और पतंजलि दोनों के ही अपने अपने फूड पार्क हैं। पतंजलि का फूड पार्क हरिद्वार में और फ्यूचर ग्रुप का फूड पार्क बेंगलोर में है। रिटेल मार्केट के लीडर किशोर बियानी और बाबा रामदेव के साथ आने पर ऋषिकेश में एक और कोलैबोरेशन ऑफिस खोला गया है। मैं इनका फूड पार्क एक बार देखने गया, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स देखे, वहाँ के हर प्रोडक्ट को टेस्ट किया, तब मेरे को लगा कि इस प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ है जो कि एक भारत में क्रांति ला सकता है। और इनके जो कंज्यूमर पुल है, जो कस्टमर इनके प्रोडक्ट्स को लेके खुश हैं, मैं समझता हूँ वो खुशी एक अद्भुत खुशी होती है। इधर बाबा रामदेव और किशोर बियानी ने हाथ मिलाया, उधर फ्यूचर ग्रुप का बाजार भाव बढ़ गया। यानी इस साझेदारी की शुरुआत अच्छी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब बात यूपी के मैनपुरी की करते हैं, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। गो हत्या की अफवाह पर माहौल में तल्खी आई, भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ को तितर-बितर करने आई पुलिस से आमना सामना हुआ। उत्तेजित लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी, पत्थरबाजी भी की। देखते ही देखते जो पूरा माहौल था वो नियंत्रण से बाहर हो गया। बिहार की सियासत में सारी जुबानी मर्यादाएं टूट रही हैं। कल प्रधानमंत्री ने आरजेडी सुप्रीमो पर हमले के लिए शैतान शब्द का इस्तेमाल किया तो लालू ने उसी अंदाज में पलटवार किया। लालू की बातें बिहार चुनाव प्रचार में लगे प्रधानमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने पलटवार किया। सुबह डिक्शनरी खोल करके बैठ जाते हैं कि आज मोदी को नई गाली कौन सी देंगे। अब तो डिक्शनरी भी खाली हो गई है, तो उन्होंने एक फैक्ट्री खोल के रखी है। प्रधानमंत्री ने लालू से लेकर नीतीश तक महागठबंधन के हर नेता पर निशाना साधा। ये लालू जी को पूछिए, जरा बिहार के लोग इतना तो पूछिए कि लालू जी इस बार चुनाव के बाहर क्यों है। बिहार में पहले दौर का मतदान 12 तारीख को है और आज की 2 रैलियों को मिलाकर मोदी ने 7 रैलियां कर ली हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल हुए थप्पड़बाजी कांड के बाद आज विधानसभा के बाहर निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया।
राशिद ने एमएलए हॉस्टल में बुधवार को बीफ पार्टी का आयोजन किया था, जिससे खफा बीजेपी विधायक रविंद्र रैना विधानसभा के अंदर ही राशिद से भिड़ गए थे। राशिद समर्थक रैना पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच धार्मिक कट्टरता के खिलाफ उमर अब्दुल्ला का रखा प्रस्ताव विधानसभा में पास किया गया। उधर जम्मू में भी बीफ बैन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी दफ्तर की घेराबंदी की कोशिश की। गुलाम अली से लेकर दादरी कांड तक पर जारी राजनीति में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी सीधे सीधे कूद पड़ी। काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दादरी कांड एसपी और बीजेपी की मिली भगत का नतीजा है और प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर दिया बयान राजनीतिक है। तो ये केवल हमें इनका पूरा मात्र राजनीतिक बयान ही दिया हुआ नजर आता है, अर्थात इनके इस बयान में हमें कोई भी तिल भर सच्चाई व दम नजर नहीं आता है। मायावती ने कहा कि एसपी और बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक घृणा फैला रही हैं ताकि उनकी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। मायावती ने कहा, गुलाम अली को शिवसेना की धमकी के कारण महाराष्ट्र में परफॉर्म नहीं करने दिया गया और बीएसपी दोबारा सत्ता में आई तो राज्य में गुलाम अली का शो जरूर करवाएगी। पटना का पुलिस महकमा सकते में है। यहाँ तैनात आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार अस्पताल में जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। गुरुवार की रात गश्त के दौरान बदमाशों ने एएसपी राजीव कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। राजीव कुमार अपने बॉडीगार्ड सुरेश सिंह के साथ पटना म्यूजियम के इलाके में थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां से गुजरे। एएसपी राजीव कुमार की जिप्सी बदमाशों का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ियां अगल बगल पहुंची, दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। एएसपी के शरीर में 3 गोलियां धंस गईं। मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है, लिहाजा चुनावी मुद्दा बन गया। जिस बिहार में पुलिस अफसर को सुरक्षा नहीं है, वहां सामान्य मानवी को रक्षा कहां से होगी भाइयों, कहां से होगी? चुनाव के वक्त सुरक्षा चाक चौबंद होती है, ऐसे में पटना में आईपीएस पर हमला चौंकाने वाला है। सियासत का तकाजा कहिए कि सरहद की वजह से मुंबई में जिस सुर पर संग्राम शुरू हुआ था, उसे दिल्ली में मुकाम मिला। केजरीवाल सरकार ने न्योता दिया, गुलाम अली ने स्वीकार कर लिया। अब दिसंबर में गजल की महफिल दिल्ली में जमेगी। The concert happening sometime in next month as well, where all of us will go and hear him. And in December there can be another performance in Delhi. Yes. गुलाम अली का विरोध करने वालों में गायक अभिजीत भी शामिल हो गए। उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और ट्वीट किया, कितनी बार भगाया लेकिन इन बेशर्मों के पास न आत्मसम्मान है न कोई काम, सिर्फ आतंकवाद है, लेकिन हम उन्हें भी पाल रहे हैं। अभिजीत इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं। पुणे में बेरहमी और दरिंदगी की विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई। एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और कटा हुआ सिर लेकर सड़कों पर घूमता रहा। गंगा ओशियान सोसाइटी में वॉचमैन का काम करने वाले 55 साल के रामू चौहान को पत्नी के चरित्र पर शक था। पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 7 फेरों और 7 जन्मों के रिश्तों के इस कत्ल ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। खबरदार में हमने कल आपसे सवाल पूछा था। जो लकी विजेता है वो है रवि कुमार, यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रवि जी, सोने का ये सिक्का। और आज का सवाल अब सुन लीजिए। खबरदार सोना जीतो कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, अरविंद केजरीवाल कहां के मुख्यमंत्री? आपके 3 ऑप्शन है, ए बिहार, बी गुजरात, सी दिल्ली। उठाइए अपना मोबाइल फोन, राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए खबरदार, स्पेस देकर ए, बी या सी और इसे 52424 पर भेज दीजिए। सही जवाब देने वालों में एक लकी विजेता को हर दिन मिलेगा सोने का सिक्का। कल के खबरदार में हम करेंगे विजेता के नाम का ऐलान। कल शाम 7 बजे तक आप अपना जवाब भेज सकते हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद अब की बारी शेखर बिहारी।